जय हिंद श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं व्यक्तित्व की उदारता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता आपके लिए एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और कल्याणकारी हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए आज उस बेशकीमती तथ्य से जुड़ते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह 12वीं कक्षा इतिहास से संबंधित है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं आपके लिए एक सार संग्रह 100 प्रश्नों का है। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महत्वपूर्ण संग्रह से। पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? विकल्प है ए किंग कनिंघम, जॉन मार्शल, RAM व्हीलर, रखाल दास बनर्जी। इसमें सही होगा ए कनिंघम। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई है? विकल्प है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड पाई गई है। अगला प्रश्न है कि कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता कालीन नगर कौन नहीं है? विकल्प है कि मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, विजयनगर। उत्तर है विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अगला प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? उत्तर है 1921, 1922, 1927 और 1931। उत्तर होगा 1931 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला प्रश्न है कि धौलागिरी किस राज्य में है? विकल्प है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? विकल्प है ए हिंदी, बी उर्दू, सी पंजाबी, डी सिंधवी। उत्तर डी होगा, सिंधवी ही मोहनजोदड़ो का भाषा है, अर्थात मोहनजोदड़ो सभ्यता की भाषा सिंधी है। तात्पर्य यह है कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है वह सिंधी भाषा का शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? उत्तर है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और रोपड़। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में ही हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? साहित्य विकल्प है, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। उत्तर होगा साहित्य, अर्थात साहित्य जो है सो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। सिक्के भी आते हैं, अभिलेख भी आते हैं और भग्नावशेष भी आता है। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प है सिंध, ब्यास, भोगवा और रावी। उत्तर होगा भोगवा नदी के किनारे ही लोथल बसा हुआ है।
अगला प्रश्न है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? विकल्प है कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़। उत्तर होगा कालीबंगा में ही हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। विकल्प सही होगा मोहनजोदड़ो ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? विकल्प है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब। उत्तर होगा गुजरात में ही लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? विकल्प है सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन की सभ्यता और चीन की सभ्यता। उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में ही गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है जो कि मौर्य काल से संबंधित है और गुप्त काल तक जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? विकल्प है सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका और जापान। उत्तर होगा कि ब्रिटेन ही जगह है जहां पर अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ। सीरिया में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ और जापान में भी हुआ, ब्रिटेन में नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? विकल्प है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया। अगला प्रश्न है धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? विकल्प है 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख और 14वें शिलालेख। उत्तर सही होगा कि 13वें शिलालेख में धर्म विजय का उल्लेख अशोक के धर्म विजय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और कनिष्क। उत्तर है कि अशोक ने ही धम्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी किसने लिखा है था? विकल्प है कौटिल्य, कल्हड़, पाणिनि और विशाखादत्त। सही विकल्प है कल्हड़ ने राजतरंगिणी को लिखा था, अर्थात कल्हड़ द्वारा ही राजतरंगिणी की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है? विकल्प है 8, 32, 64, 16। सही उत्तर होगा 16 ही महाजनों की कुल संख्या थी। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? विकल्प है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। सही विकल्प होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या रहा? विकल्प होगा 544 से 412 ईसा पूर्व तक, 491 से 459 ईसा पूर्व तक, 344 से 323 ईसा पूर्व तक, 323 से 298 ईसा पूर्व तक। उत्तर होगा कि 323 से
298 ईस्वी तक का काल चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने प्राप्त की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। अशोक किस वंश का शासक था? विकल्प है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और पाल वंश। सही विकल्प है मौर्य वंश का शासक अशोक था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? उत्तर है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। इस विकल्प में सही विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है इंडिका की रचना किसने की? विकल्प है चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन और कालिदास। सही विकल्प होगा मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। अगला प्रश्न है कि किस महिला संतों की परंपरा में कौन कौन आती हैं? अर्थात महिला संत कौन थी? मीरा भी थी, कराइकल भी थी और अंडाल भी थी। अर्थात ये तीनों ही महिला संत रही हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? विकल्प है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष और लव्यानाध्यक्ष। सही विकल्प होगा पन्याध्यक्ष ही मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। अगला प्रश्न है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपने स्वयं की खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? विकल्प है अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। सही विकल्प होगा रुद्रदामन ने ही अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? विकल्प है वाल्मीकि, वेदव्यास, मेगास्थनीज और कौटिल्य। सही विकल्प है कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? विकल्प है 44 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। सही विकल्प है 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। अगला प्रश्न है मालवी काग्नि मित्र, मालवी काग्नि मित्रम की रचना किसने की थी? विकल्प है कालिदास, पतंजलि, कल्हड़, विशाखादत्त। सही विकल्प होगा कालिदास ने ही मालवी काग्नि मित्रम की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ का अभिलेख किस लिपि में है? अर्थात प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है वह किस लिपि में है? विकल्प है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि। सही विकल्प होगा ब्राह्मी लिपि में ही प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख वर्णित है। अगला प्रश्न है जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? उत्तर है कि मौर्य, हर्यक, कुषाण, गुप्त। इसमें सही विकल्प होगा हर्यक वंश में ही जीवक वैद्य विद्यमान थे। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य,
या चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और कनिष्क। सही विकल्प होगा विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फायांग भारत में आया था। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? विकल्प है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। सही विकल्प होगा कि अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग जो किया गया था वह कौन सी लिपि थी? विकल्प है खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा कि खरोष्टी लिपि ही उत्तरी भारत से प्राप्त अशोक के शिलालेख में, अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुई। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है वो है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? विकल्प है 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में और 13वें शिलालेख में। सही विकल्प होगा 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है, वह है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? विकल्प है अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को और चंद्रगुप्त मौर्य को। सही विकल्प होगा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? विकल्प है गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और इनमें से सभी के संगम पर। सही विकल्प होगा सभी नदियों के संगम पर, अर्थात गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, इन तीनों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा हुआ है महाभारत के विशेष संदर्भ से। आप जुड़ रहे हैं, सुनकर याद करें, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जुड़ते हैं महाभारत के विशेष संदर्भ में। इससे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? विकल्प है शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए और इनमें से कोई नहीं। अर्थात शाही संप्रभुता, और सही विकल्प होगा कि शाही संप्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? विकल्प है 2, 6, 8, 4। सही विकल्प होगा 4। अर्थात आश्रम व्यवस्था में जो 4 व्यवस्था मिलती है वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? विकल्प है 6, 12, 24 और 18। सही विकल्प है 18 ही पुराणों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? विकल्प है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। सही विकल्प है संस्कृत भाषा में ही महाभारत की रचना हुई है। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है कि
श्रीमद् भागवत गीता का महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? विकल्प है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। अर्थात विकल्प सही होगा इन सभी ने, अर्थात महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर अपना अपना विचार दिया है। अगला प्रश्न होगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव। विकल्प है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? विकल्प है 15, 16, 17, 18। सही विकल्प है 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। अब हम जुड़ेंगे बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ से, जो कि प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास है और उससे संबंधित तथ्य जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इस संदर्भ में प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प है विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। सही विकल्प होगा रायसेन जिले में ही सांची मध्य प्रदेश स्थित है। अर्थात रायसेन जगह जो है वह उसी जिले में सांची स्थित है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 540 ईसा पूर्व में, 523 ईसा पूर्व में, 622 ईसा पूर्व में, 640 ईसा पूर्व में। उत्तर है 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? विकल्प है ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इनमें से कोई नहीं। विकल्प सही होगा बौद्ध धर्म ही त्रिपिटक का साहित्य है। अर्थात बौद्ध धर्म में ही त्रिपिटक साहित्य मिलता है। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? विकल्प है अशोक, अजातशत्रु, कलाशोक और कनिष्क। सही विकल्प होगा कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति की आहूत की गई थी। अर्थात कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है और वह है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? विकल्प है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सही विकल्प होगा ब्रह्मचर्य को ही महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत के रूप में जोड़ा। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? विकल्प है पाटलिपुत्र, कुंडलवन, सारनाथ और राजगृह। सही विकल्प होगा तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में ही हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? विकल्प है ऋषभदेव, आदित्यनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। सही विकल्प होगा महावीर स्वामी ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? विकल्प है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। सही विकल्प होगा कि बौद्ध धर्म से ही हीनयान और महायान संप्रदाय संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? विकल्प है अशोक, कलाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क।
सही विकल्प है कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संहिता हुई थी, अर्थात चौथी बौद्ध जो परिषद का गठन किया गया था हुआ था वह कनिष्क के समय में ही हुआ था। अब हम जुड़ेंगे मध्यकालीन भारत से, जो कि परीक्षा में प्रश्न आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उन प्रश्नों से अब हम जुड़ते हैं। प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? विकल्प है हेमू, इब्राहिम लोदी, राणा संगा, उमर शेख मिर्जा। सही विकल्प है इब्राहिम लोदी को ही पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया। अगला प्रश्न है बादशाहनामा किसने लिखा? विकल्प है फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी और निजामुद्दीन अहमद ने। सही विकल्प है अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही बादशाहनामा की रचना की। विकल्प है सही प्रश्न है। अगला प्रश्न कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है अकबर, बाबर, हुमायूं और अबुल फजल। सही विकल्प होगा कि अकबर के ही आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। अगला प्रश्न है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? विकल्प है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर। सही विकल्प होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी परिवर्तित किया। अगला प्रश्न है आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? विकल्प है 2, 3, 4 और 5। सही विकल्प है 5 भागों में ही आईने अकबरी विभाजित है। अगला प्रश्न है जीतल किस धातु का होता है? जीतल किस धातु का होता है? विकल्प है सोना, चांदी, पीतल और तांबा। सही विकल्प है तांबा धातु का ही जीतल होता है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? विकल्प है इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। सही विकल्प है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में आया हुआ है, वह है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सही विकल्प होगा अकबर ने ही तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प है देवनागरी, फारसी, संस्कृत और ब्राह्मी। सही विकल्प है कि फारसी भाषा में ही आईने अकबरी लिखी गई है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया? विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बख्तियार काकी। सही विकल्प है बख्तियार काकी की ही स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? विकल्प है 2, 3, 4 और 5। सही विकल्प होगा 5 खंडों में अकबरनामा विभाजित है। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? विकल्प है बदायूं, अकबर, अबुल फजल, फैजी। सही विकल्प होगा अबुल फजल ही आईने अकबरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? विकल्प है अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। सही विकल्प होगा जहांगीर ने ही तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न है
कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? विकल्प है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। सही विकल्प है अकबर ने ही हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। अगला प्रश्न है कि सुलह ए कुल की नीति किसने की थी? सुलह ए कुल की नीति किसने चलाई थी? विकल्प है हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने और औरंगजेब ने। सही विकल्प है अकबर ने ही सुलह कुल की नीति चलाई थी। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? विकल्प है तानसेन, सलीम चिश्ती, कबीर, उल्ला उदल। सही विकल्प है तानसेन ही अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। अगला प्रश्न है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद और मोहम्मद खान। सही विकल्प है बदायूनी ही अकबर के समकालीन इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। सही विकल्प है कि बाबर ही भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? क्योंकि अकबर बहुत ही कम उम्र में ही बादशाहत हासिल की थी, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अकबर का संरक्षक कौन था। विकल्प है बैरम खां, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ और हुमायूं। सही विकल्प है बैरम खां ही अकबर का संरक्षक था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही चलाया? विकल्प है 1562, 1564, 1579 और 1582। सही विकल्प है 1582 ईस्वी में ही अकबर ने दिन ए इलाही धर्म को चलाया। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? सही विकल्प है अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया। नवरत्न किसके दरबार में थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवरत्न जो थे वे किसके दरबार में थे? विकल्प है अकबर, हुमायूं, शेरशाह और जहांगीर। सही विकल्प है अकबर के दरबार में ही नवरत्न मौजूद थे। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? विकल्प है 3, 6, 4 और 10। सही विकल्प है 4 भागों में ही अकबर के काल में भूमि को विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? सही विकल्प है हुमायूं को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में पराजित किया। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा विकल्प है घर, मंदिर, मस्जिद और मकबरा। उत्तर है मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा था। प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। विकल्प है 1509, 1526, 1556 और 1771। 1771 विकल्प सही होगा कि 1526 ईस्वी में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सही विकल्प है कि शाहजहां के समय में ही स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? विकल्प है बाबरनामा, तुझे के बाबरी, किताबुल हिंद, रेहला। सही विकल्प है बाबरनामा ही बाबर की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं के भाई कौन था? विकल्प है कमरान, हिंदाल और अस्कारी।
ये तीनों हुमायूं के भाई थे, अर्थात हुमायूं के भाई कमरान, अस्करी और हिंदाल थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? विकल्प है अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने और शाहजहां ने। सही विकल्प है शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1206, 1226, 1256 और 1257। सही विकल्प है 1206 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? विकल्प है अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां। सही विकल्प है हुमायूं को ही शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में परास्त किया। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल, सही विकल्प है जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी का था। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? सही विकल्प है कि अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? सही विकल्प है अकबर ने टोडरमल को दीवाने आशरिफ 1582 ईस्वी में नियुक्त किया। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? सही विकल्प है 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। तो प्रश्नों की कड़ी में आप जुड़ रहे हैं, सुनकर तैयार करें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अब जुड़ते हैं नूतन स्थापत्य कला से संबंधित तथ्य जो परीक्षा में आए हुए हैं। प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1347, 1325, 1336 और 1348 ईस्वी। उत्तर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? सही विकल्प है कि वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय, सदाशिव राय। सही विकल्प है कि कृष्णदेवराय ही विजयनगर का महानतम शासक थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में कई बार आया हुआ है। विकल्प है हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम और श्रीरंगम। सही विकल्प है हम्पी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, अर्थात हम्पी वह जगह है जहां पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विकल्प है मौर्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से और विजयनगर साम्राज्य से। सही विकल्प है कि विजयनगर साम्राज्य से ही हम्पी नगर संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? सही विकल्प है कि व्यापार से, गाय से, मंदिर से और नगर से। सही विकल्प है मंदिर से ही गोपुरम का संबंध है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विकल्प है देवराय ने, हरिहर एवं बुका ने, कृष्ण देवराय ने और सदाशिव राय ने। सही विकल्प है हरिहर एवं बुका की स्थापना, हरिहर एवं बुका ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था?
कृष्ण देवराय जो थे वे किस वंश के राजा थे? विकल्प है संगम वंश, मालो वंश, तुलु वंश और विड वंश। सही विकल्प है तुलु वंश के ही शासक कृष्णदेवराय थे। अगला प्रश्न है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ करवाया गया? विकल्प है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, वीरनरसिंह और सदाशिव राय। सही विकल्प है देवराय द्वितीय के शासन काल में ही विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विकल्प है राय, सामंत, अमात्य और दीवान। सही विकल्प है राय, अर्थात विजयनगर के शासक जो थे अपने आप को राय कहा करते थे। अगला प्रश्न है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? अब हम जुड़ते हैं कि धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित प्रमुख प्रश्नों से, जो कि परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है और ये परीक्षा में आए हुए भी हैं, आगे भी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए जुड़ते हैं, सुनकर तैयार करें परीक्षा के लिए विशेष तथ्यों से। प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? विकल्प है मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और वल्लभाचार्य। सही विकल्प है कबीर का जन्म काशी में हुआ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? विकल्प है दिल्ली, आगरा, जयपुर और अजमेर। विकल्प सही होगा अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्य कौन थे? विकल्प है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा और इनमें से कोई नहीं। विकल्प सही है इनमें से कोई नहीं, अर्थात कोई इसमें से रामानंद के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विकल्प है मीरा, अंडाला, कराइकल और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मीरा विष्णु को अपना पति के रूप में मानती थी। अगला प्रश्न है कि वीरशैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वीरशैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? विकल्प है कबीर, गुरु नानक, बास बन्ना और कराइकल। सही विकल्प है बास बन्ना ही वीरशैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है और वह है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? विकल्प है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। सही विकल्प है सी कबीर, अर्थात बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? विकल्प है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरा और इनमें से सभी। सही विकल्प होगा कि ए, अर्थात चिश्ती संप्रदाय से निजामुद्दीन औलिया संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया वंश, चौहान वंश, राठौर वंश, कछवाहा वंश।
सही विकल्प होगा कि मीराबाई चौहान वंश की रानी थी। अगला प्रश्न है कि मीरा किसकी भक्त थी? विकल्प है राम, कृष्ण, नानक और विष्णु। सही विकल्प होगा, सही विकल्प है कृष्ण, अर्थात मीरा कृष्ण की भक्त थी। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, बंदा बहादुर ने। सही विकल्प होगा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार आप जुड़े रहे, सुनकर याद करें और लिखकर तैयार करें कड़ी से। और ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य आपको कैसे लगे? यदि ये तथ्य अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो तथ्य तरंग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सुबह शाम समय 5 से 7 के बीच नए अपलोड होने वाले वीडियो से आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकें, ताकि आपको परीक्षा में 100% अंक लाने में इससे सहयोग मिल सके और आप अच्छे अंक से पास कर सकें। ऐसी शुभकामना, इसी शुभकामना के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।